गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा भाग नगर व्यापारी और शिल्पीजन इस अध्याय का। और इस अध्याय में जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती, यूरोपीय कंपनियां विकल्प की तलाश में, नए नगर और व्यापारी, शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी, ब्लैक टाउन्स, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, और अंत में हम इसी अध्याय का रिवीजन करने के लिए टेस्ट योर नॉलेज के साथ हम अध्ययन करेंगे। बात कर रहे हैं हम जोखिम भरा दौर। जोखिम भरा दौर का मतलब होता है कि उस वक्त ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि मसूलीपट्टनम जैसा एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था या बहुत बड़ी बाजार पेठ हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई जिससे मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती बन गई थी। तो ये मसूलीपट्टनम शहर का हम स्थान देखते हैं कि यह कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। ये केंद्र था उसी का। और यहाँ हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष भी किया था। और मसूलीपट्टनम का जो किला है वो हॉलैंड वासियों ने बनाया था। गोलकुंडों के कुतुबशाही शासकों ने भी कपड़ों और मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया है, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए, क्योंकि उस वक्त गोलकुंडा में कुतुबशाही शासक थे और इन्होंने कपड़े, मसाले और अन्य चीज़ों की बिक्री पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। उनको ये डर था कि कहीं अंग्रेज जैसे या पुर्तगाली जैसे लोग इस पर अधिकार ना कर ले या उनके कम हाथ में ना चले जाए, और इसीलिए उन्होंने पहले ही अपना एकाधिकार कर लिया है। यह विभिन्न व्यापारी समूह जैसे गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारी के नगरों के घनी आबादी वाला यह समृद्धशाली शहर हुआ करता था। बाद में मुगल सूबेदार जो था मीर जुमला, इन्होंने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, दोनों में झगड़ा करना शुरू कर दिया था। और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा पर भी अपना कब्जा करके उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इस प्रकार से मसूलीपट्टनम के लिए यह एक चुनौती साबित हो रही। जब मसूलीपट्टनम पर इस प्रकार से मुगलों का नियंत्रण प्रस्तापित हो गया था, तो कंपनी के जो नए केंद्र थे एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका अदा कर रहे थे। कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की ओर चले गए। बाद में मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। जब यहाँ से सभी व्यापारी, पुर्तगाली, अंग्रेज, हॉलैंड के जो डच व्यापारी हुआ करते, ये सभी लोग यहाँ से चले गए, तो मसूलीपट्टनम में कोई बचा ही नहीं। बाद में इसी प्रकार से उनकी जो व्यापार की जो व्यापारी या वैभवशाली समृद्धि हुआ करती थी, वो दोनों खो बैठा। 18वीं शताब्दी के दौरान मसूलीपट्टनम का अधपतन शुरू हो गया और आज अगर हम बात करेंगे तो वह छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर में दिखाई देता है। तो इसमें अभी आज कुछ बचा ही नहीं था। तो इस प्रकार से मसूलीपट्टनम। नए नगर और व्यापारी की हम बात करें तो व्यापारिक उद्देश्य यूरोप के जो देश थे वो मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, और ये 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अंग्रेज, हॉलैंडवासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जैसे कि अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। प्रारंभ में भारतीय कुछ व्यापारी थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा जैसे भारतीय व्यापारी भी इन यूरोपियन व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन उनका मुकाबला करने में वो कामयाब नहीं हुए। यूरोपीय कंपनियों ने नौशक्ति का भी प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है कि वो समुद्री मार्ग पर भी अपना अधिकार कम जमा लिया था। उनके बड़े बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जहाज हुआ करते थे, उस माध्यम से उनके पास व्यापार करने के लिए उनके पास ये नौशक्ति भी आ गई। भारतीय व्यापारियों को अपने एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके पास शक्ति हुआ करती थी। भारतीय व्यापारियों के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं होती थी। अंत में क्या हो गया था, अंग्रेज उपमहाद्वीप के सबसे सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, और इस प्रकार से अंग्रेज इस उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार करने लगे। शिल्पकारों की भी स्वतंत्रता यहाँ घटने लगी। उसका कारण भी देखिए कि एक जमाना ऐसा हुआ करते थे, शिल्पकार जो थे जैसे बुनकर लोग होते थे या कोई मूर्तिकार होते थे, तो ये अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर
सृजनशीलता दिखाकर अपनी कुछ चीज़ें बनाते थे। जैसे वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया था। भारतीय वस्त्र के रूप जो थे, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इसी काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी, क्योंकि शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। इसका मतलब क्या था कि यूरोपियन व्यापारी यहाँ आते थे, उनको पैसा देते थे और बताते थे कि इसी प्रकार का कपड़ा बनाएं, और बाद में और वही कपड़ा उन्हीं व्यापारियों को बेचा जाता था जिन्होंने उनको पेशगी मतलब एडवांस में अमाउंट दिया था, तो उसको हम बोलते हैं पेशगी प्रणाली। बुनकरों को अपने कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित जो डिजाइन के कपड़े होते थे उन्हीं के मांग के अनुसार उनको बनाना पड़ता था। मतलब बुनकरों को कोई आज़ादी नहीं थी कि वो किस प्रकार से कपड़ा बनाएंगे। जो यूरोपियन व्यापारी जो बताएंगे, यूरोपियन कंपनियों के लोग जो बताएंगे किस प्रकार की डिज़ाइन होनी चाहिए, उसी के अनुसार उनका कपड़ा बनाना पड़ता था, और इसीलिए उनकी आज़ादी खत्म हो गई। यहाँ बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की भी उनको स्वतंत्रता नहीं होती थी। और जो देसी व्यापारी और शिल्पकार थे वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे, मतलब कि इनकी बस्ती अलग हुआ करती थी, तो इसीलिए उसको ब्लैक टाउन्स कहते थे। लेकिन गोरे शासक जो थे जिन इलाके में रहते थे उसको व्हाइट टाउन भी हम कह सकते हैं। या जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम जैसी शानदार कोठियों में वो अपने आवास बनाते थे। मतलब क्या है, भारतीय या देसी व्यापारी शिल्पकार जैसे लोग होते थे वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे, लेकिन मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम जैसी बस्तियाँ थी वो गोरे शासकों के लिए आरक्षित थी और गोरे शासक ही वहाँ रह सकते थे। ब्लैक टाउन्स हम किसे बोलते हैं, जैसे कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ था, और यहाँ शिल्प और वाणिज्य में भी बड़े बड़े परिवर्तन आ गए थे। देसी व्यापारी और शिल्पकार ब्लैक टाउन्स में रहने लगे, और गोरे शासक फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम जैसे शानदार कोठियों में वो रहते थे। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक मुख्य सड़क है, जहाँ पर व्यापारी कुछ अपने सामान और कुछ यहाँ कुछ बक्से दिखाई दे रहे जो मजदूर लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम है कि वास्को डी गामा यह पुर्तगाली नाविक था और अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत ये पहुंचा था, और उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लिया था। और जब वो 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन, वो अगले वर्ष लौट गया। और जब वह इसी समुद्र के दौरान यात्रा के लिए निकला था तो उसके पास 4 जहाज थे और उसमें से 2 जहाज नष्ट हो गए, और उसके पास साथ ही 170 यात्रियों में से केवल 54 ही बच गए। तो इस प्रकार से उसकी यात्रा बहुत ही जोखिम भरी थी। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद उनकी जो हिम्मत थी बहुत ही दाद देने वाली है। जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी नाविक ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार से भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली है और बाद में अन्य शासक यहाँ आने लगे थे। जब वो भारत पहुंचने के लिए जो उन्होंने समुद्र मार्गों की जो खोज की, इसमें इटालीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस भी था। उन्होंने भी अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का उन्होंने निश्चय किया था, और उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है और इसीलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। लेकिन वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। इसका मतलब क्या है कि जो कोलंबस है, वो कोलंबस को भारत आना था, लेकिन वो भारत की बजाय वह वेस्ट इंडीज जैसे द्वीप पर पहुंच गया, और इसीलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया है। 1492 में उन्होंने वेस्ट इंडीज को खोज लिया। अभी देखते हैं कि हम जो अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिदर के शिल्प को किस नाम से जाना जाता था? उसको बिदरी नाम से जाना जाता था।
पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन शामिल थे? उसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई जैसे लोग थे। सालियार या कैकोलर कौन थे? वे बुनकर थे। हम्पी नगर किस घाटी में स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी में स्थित है। हम्पी किस साम्राज्य का केंद्र स्थल था? वह विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। विरूपाक्ष मंदिर जो था वो राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष कौन नृत्य करते थे? देवदासियां। हम्पी के महत्वपूर्ण पर्व क्या था? महानवमी, जिसको नवरात्र भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने किस मंच को खोज निकाला है? महानवमी मंच को। राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार कहाँ से करता था? महानवमी मंच से। विजयनगर का परिचय किन शासकों ने किया था? दक्कनी सुल्तान, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों ने किया था। पश्चिम का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता था? सूरत को। हम्पी का विनाश कब हुआ? 1565 में। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना हुआ करते थे। सूरत को सर्वदेशीय नगर क्यों कहा जाता था? सभी जातियों और धर्मों के लोग यहाँ रहते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का कैसा वर्णन किया है? उन्होंने लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत से किसकी बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी? काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की। सूरत से जारी की गई हुंडियों को कहाँ मान्यता थी? मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बंबई में कब स्थापित किया? 1668 में। मछलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? वह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मछलीपट्टनम का किला किसने बनवाया? औरंगवासियों ने बनवाया था। किन शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया था? गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने। गुमास्ता कौन थे? वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी थे। मछलीपट्टनम नगर को किस समूह ने घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बनाया था? विभिन्न व्यापारी समूह, गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी, चट्टिया और यूरोपीय व्यापारियों ने बनाया था। हालनवासियों और अंग्रेजों को आपस में किसने भिड़ाया था? मुगल सूबेदार मीर जुमला ने। किस मुगल बादशाह ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? वह थे औरंगजेब। मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि को कब खो बैठा? जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए थे। किन दो भारतीय व्यापारियों ने यूरोपीय कंपनियों का मुकाबला किया था? मुल्ला गफूर और विरजी वोरा जैसे व्यापारियों ने। यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग किया था? नौशक्ति का। उपमहाद्वीप के सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में कौन उभर कर आए थे? अंग्रेज। ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? देसी व्यापारी और शिल्पकार लोग। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में है? मद्रास में। फोर्ट सेंट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। वास्को डी गामा कौन था? वह पोर्तुगाली नाविक था। वास्को डी गामा भारत के कालीगढ़ बंदरगाह पर कब पहुंचा? वह 1498 में पहुंचा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश से ताल्लुक रखता था? वह इटली से था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में कहाँ पहुंचा था? वह वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गया था। दोस्तों, इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं।